अमानत भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अमानत भाई ही लड़ेंगे, चाहे वो जेल से लड़ें चाहे वो बाहर से लड़ें। पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो पार्टी जानेगी, हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं है। मेरा ईमान ये अलाउ नहीं करता कि कोई परेशानी में हो और मैं उसको धकेल के आगे निकल जाऊँ, कभी भी नहीं सोच सकता। पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो पार्टी डिसाइड करे। मैं अमानत भाई के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। इनमें से ज्यादा मुश्किल कौन नजर आ रहा है आपको, आसिफ अहमद खान, अरीबा खान या परवेज हाशमी? अमानत को टक्कर इनमें से कौन दे सकता है? टक्कर कैसे देगा? टक्कर हर बार दूसरे नंबर पे बीजेपी रहती है, हम तो बीजेपी को देख रहे हैं कौन सा नंबर पे आता है, कौन आता है। कांग्रेस को देख रहे हैं तीसरे नंबर पे। कोई कह रहा है ये रोड हमारी बनी नहीं 8 महीने से, तो उनसे वोट मांगने जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उनको? मेरा अपना ये मानना है कि हम चौराहे पे खड़े होकर टिकट ना मांगे, हम पार्टी दफ्तर में जाके टिकट मांगे और चौराहे पे खड़े होकर हम काम कराएं। चौराहे पे कभी टिकट नहीं मिलता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं दिल्ली में एमएलए इलेक्शन को लेके गहमा गहमी शुरू हो गई है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी गहमा गहमी शुरू हो गई है। चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, सब ने अपने अपने तौर पे कोशिशें शुरू कर दी है। कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं कि हमें एमएलए की टिकट चाहिए, कुछ लोग टिकट तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, लेकिन उनके दिल में भी ख्वाहिश है कि उनको टिकट चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद खालिद साहब हैं। मोहम्मद खालिद साहब आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब चूंकि अमातुल्लाह खान इन दिनों जुडिशियल कस्टडी में है, तो खालिद साहब बहुत अहम नाम है ओखला के हिसाब से। आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, क्या इनकी प्लानिंग चल रही है, क्या ये लोग सोच रहे हैं, ये सब समझने के लिए हम आज खालिद साहब से बात कर रहे हैं। खालिद भाई, अभी कुछ दिनों पहले, तो 4 दिन पहले इमरान साहब आए थे और वैसे ही मैंने कई वीडियो में देखा कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, आपने नहीं कहा हो, किसी और ने कहा हो कि अमानत भाई अगर जेल में रहे तो भी वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं कहीं ये भी सुनने में आया कि नहीं उनकी वाइफ इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। तो आप लोग क्यों अभी मायूस क्यों हो गए कि अमानत भाई अभी जेल में ही रहेंगे? ये पब्लिक का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अमानत भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अमानत भाई ही लड़ेंगे, चाहे वो जेल से लड़ें चाहे वो बाहर से लड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ओखला विधानसभा संगठन, ओखला की पब्लिक की जो वो है मोहब्बत है वो अमानत भाई के लिए। तो कहने के लिए कुछ भी कोई कुछ कहता रहे, वो पब्लिक में अगर किसी ने कोई मैसेज इस तरह का दिया तो वो पब्लिक का होगा। अदरवाइज ओखला विधानसभा से इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट तो अमानत भाई होंगे, अमानत भाई लड़ेंगे। नहीं, बहुत से लोग ये कह रहे थे जो आम आदमी पार्टी के वो सिंपैथाइजर हैं, मतलब आपके हमदर्द लोग हैं एक तरह से, वो लोग कह रहे थे कि अमानत भाई की वाइफ अगर आई कंटेस्ट में तो एक सिंपैथी वोट ज्यादा मिलने के चांसेस है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आपके हिसाब से क्या सिंपैथी वोट की बात ही नहीं है। ओखला विधानसभा संगठन से या ओखला विधानसभा की जो आवाम है वो अमानत भाई को प्यार करती है। वो सिंपैथी उसलिए है कि वो उनसे मोहब्बत करती है। तो जब डायरेक्ट जिस बंदे का नाम ले रहे हैं हम, तो उन्हीं के लिए सिंपैथी होगी। तो उनके बंदा या उनके सपोर्ट का कोई बंदा या फैमिली का बंदा आता तो सिंपैथी तो अमानत जी के लिए होगी ना। तो फिर डायरेक्टली अमानत जी के लिए क्यों नहीं होगी? अमानत जी इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह सिंपैथी भी रहेगी और उन्होंने काम भी किया है, उस काम के बिहाफ पे भी जीतेंगे इंशाल्लाह। तो खालिद भाई, आपके हिसाब से अमानत भाई या तो जेल में रहे तो भी, अल्लाह ने करे वो जेल में रहे बाहर आ जाए, अगर वो जेल में रहे तो भी और बाहर आ गए तो भी यहाँ का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का अमानत भाई है, दूसरा नहीं है? इंशाल्लाह जेल में नहीं रहेंगे, उससे बाहर ही रहेंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में होंगे। हमें तो ये उम्मीद है बहुत जल्दी आएंगे और वही कैंडिडेट होंगे। उसमें तो कोई ये तो डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है कि कौन लड़ेगा, अमानत भाई लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, चूंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपकी पार्टी में जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझा के रखना, अपने साथ रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है संगठन में। तो कई पुराने लोग हैं जो अमानत भाई के बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल साथ चलने वाले लोग, ये लोग साथ थे और ठीक ठाक लोग भी हैं वो। उनमें से कई लोग अब अमानत भाई के साथ बिल्कुल नहीं है। कुछ तो छुपा हुआ है, खुल के बोल भी नहीं रहा कि मैं खिलाफ हूँ, वो खिलाफ भी है, लेकिन मैं जानता हूँ वो खिलाफ है लेकिन बोल नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग नहीं, वो खिलाफ बोलने लगे हैं, वो कहने लगे हैं और उनको भी टिकट चाहिए। ऐसे कुछ लोगों में महमूद एक नाम, मैं बता रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। एक महमूद एक नाम है जिसको टिकट चाहिए, उसने साफ साफ बोल दिया मुझे टिकट चाहिए। एक जाबिर है, जाबिर ने कह दिया मुझे टिकट चाहिए, वो लिखने भी लगे, फेसबुक पे डालने लगा अपने पुराने काम और क्या क्या सब डालने लगे। वो टिकट वाजिद को भी चाहिए, हालांकि वाजिद ने कभी खुल के लिखा नहीं कहीं पे फेसबुक पे कि मुझे टिकट चाहिए। टिकट फिरोज भाई को भी चाहिए जो उनके साथ ही रहते हैं, जो उनके साथ रहते हैं। बाकी मुमकिन आपकी नज़र में और भी कुछ हो अंदर आम आदमी पार्टी वाला जो टिकट चाह रहा हो।
इन सबको क्या आपने समझाया है कि भाई आप लोग मत कीजिए टिकट की कोशिश, अमानत भाई की ही टिकट है और खुदा न खास्ते उनमें से किसी को टिकट मिला तो खालिद भाई क्या उन लोगों को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि जो भी आम आदमी पार्टी का है, आइदर वो हायर एंड पे हो या लोअर एंड पे हो, अगर वो विधानसभा में हमारे यहाँ पे है और वो कार्यकर्ता है, काम कर रहा था या काम अभी भी कर रहा है, मैं कहता हूँ कोई 1-2 महीने पहले भी कोई आया, आप उसको रोक नहीं सकते कि वो टिकट ना मांगे, उसका हक है टिकट मांगने का। मेरा अपना ये मानना है कि हम चौराहे पे खड़े होकर टिकट ना मांगे, हम पार्टी दफ्तर में जाके टिकट मांगे और चौराहे पे खड़े होकर हम काम कराएं। चौराहे पे कभी टिकट नहीं मिलता है, चौराहे पे तो आपको पब्लिक का प्यार चाहिए और वो पब्लिक का प्यार जब मिलेगा जब आप काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो कि हम टिकट मांग रहे हैं, ना फेसबुक से टिकट मिलता है, आपको टिकट मिलेगा पार्टी से, और पार्टी टिकट जब देगी जब आप काम कराएंगे। पार्टी एक एक चीज़ एनालाइज करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हर वार्ड पर पार्टी की तरफ से 2-2, 3-3 आदमी जो हैं वो विजिलेंस में है, देखते हैं सारी चीज़ें, एक एक एक्टिविटी आपकी देखते हैं, सोशल मीडिया आपका चेक करते हैं। तो ये कहना कि हम टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो पार्टी देगी, पार्टी से मांगना चाहिए। पब्लिक तो आपको अप्रिसिएशन देगी, आप काम करेंगे तो अप्रिशिएट करेगी, और पार्टी उसको देखती है, उसके बिहाफ पे टिकट मिलेगा। मांगने के लिए सब मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ये है कि आप ये कहें कि अगर इनको टिकट मिलेगा और हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम अमानत जी के साथ खड़े हैं, और हर पार्टी में यही होता है, हर विधानसभा में यही होता है। जो एमएलए साहब के साथ काम करेंगे, इमोशनल अटैचमेंट होगा ही होगा। अब अगर कोई हमसे कहने लगे दूसरे आदमी को मिलेगा, इमोशनली तो हर्ट होंगे, बाकी पार्टी के साथ खड़े हैं। खालिद भाई, ये तो वो लोग हुए जो टिकट चाहते हैं, साफ साफ बोलने भी लगे, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं। हमारा सूत्र ये कहता है कि खालिद भाई जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी टिकट चाह रहे हैं मिलेगी। आपको किसने कह दिया? आपको कौन सा सूत्र हो गया? लोग बता रहे हैं। लोग बताने से कुछ नहीं होता है, तो क्वेश्चन बनाने वाली बात है। अच्छा, मान लीजिए खालिद भाई जी, पार्टी ने ये कह दिया जी कि खालिद तुम इलेक्शन लड़ो, तो मैं तो अभी भी एमएलए हूँ, विधायक जी नहीं, मैं ही काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो कहा कि नहीं, देखिए शिबली भाई, आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे विधानसभा में, आप बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कोई ऐसा इवेंट बताइए जहाँ मैं विधायक जी के साथ ना खड़ा हुआ, कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जहाँ मैं विधायक जी के साथ ना खड़ा हूँ। तो एज एमएलए तो मैं पहले से काम कर ही रहा हूँ। खालिद तभी तो मैं तभी कह रहा हूँ कि आप इतने मशहूर हो चुके हैं अब, कि अगर पार्टी ये कह दे कि अमानत के 10 साल हो गए, रहने दो, अब खालिद आपको हम टिकट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? शिबली भाई, वैसे तो लोगों की क्या सोच है मैं नहीं कह सकता, पॉलिटिकल लोगों का ये एक जनरल वो बन गया कि एक आदमी को हटाओ तो अपने आप आगे आओ। ये ईमान कम से कम ये वाला अलाउ नहीं करता। पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो पार्टी जानेगी, हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं है। मेरा ईमान ये अलाउ नहीं करता कि कोई परेशानी में हो और मैं उसको धकेल के आगे निकल जाऊँ, कभी भी नहीं सोच सकता। पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो पार्टी डिसाइड करे। मैं अमानत भाई के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। खालिद, आपने देखा होगा इसमें कांग्रेसियों में कुछ नौजवान कांग्रेसी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, वो ग्रुप 8 कह रहे हैं उसको मजाक में। उसमें परवेज हैं, हाँ, उसमें जेंटिल है, यूथ ग्रुप है। जी हाँ, यूथ ग्रुप है, कई लोग हैं उसमें। हाँ। ये 8 लोग हैं। तो इन लोगों का कहना ये है कि भाई हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमने से किसी को, पता नहीं अंदर इन 8 में कितना मेल है हम नहीं जानते, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने से किसी को टिकट दीजिए। पर हाशमी साहब पुराने हो गए, उन्हें क्यों दे रहे हैं आप? आसिफ साहब ने इतने इंजॉय कर लिया पॉलिटिक्स में, उन्हें क्यों दे रहे हैं आप? तो क्या यही बात आम आदमी पार्टी में लागू हो सकती है कि अमानत भाई 10 साल एमएलए रहे, अब जो बाकी लोग छोटे छोटे काम करने वाले हैं उनको भी टिकट देकर देख लीजिए, क्या वो सब ऐसे झोले वाले उठाते रहेंगे? ऐसा कुछ है आपकी पार्टी में हो रहा है क्या? कांग्रेस में तो एज फैक्टर है, वहाँ पे वो यूथ और सीनियर जो है वो तो एज फैक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज भाई की काफ़ी एज है इन कॉम्पेरिजन ऑफ ये जो 8 लोग हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अमानत भाई तो शायद मेरे से भी 1 साल छोटे हैं, तो वो बात तो हम कह ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। यहाँ ऐसा कुछ, वैसे भी कोई ऐसा इस तरह का कोई इशू नहीं है कि जी वो उन्होंने इतना लंबे टाइम से काम कर लिया, अब इनको नहीं, अब हमें मौका दो, ऐसी बात तो है ही नहीं। और अगर कोई मांग रहा है तो जनरली मांग रहा है कि मैं भी एक दावेदार हूँ, मुझे भी दो, तो उसमें मांग सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताइए खालिद भाई कि ये तो यहाँ टक्कर होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होगी, एक कन्फर्म है। मान लेते हैं हमारे भाई को टिकट मिल भी गया, मिल गया नहीं मिलेगा सर, मान लीजिए मिल भी गया, तो आप ज्यादा मुश्किल कैंडिडेट किसको देखते हैं? अपने जो राइवल है आपका, आसिम मोहम्मद खान को देखते हैं, अरीबा खान को देखते हैं,
परवेज हाशमी साहब को देखते हैं या अगर किसी दूसरे को टिकट मिला तो उसको देखते हैं, इनमें से ज़्यादा मुश्किल कौन नजर आ रहा है आपको? आसिफ अहमद खान, अरीबा खान या परवेज हाशमी? अमानत को टक्कर इनमें से कौन दे सकता है? टक्कर कैसे देगा? टक्कर हर बार दूसरे नंबर पे बीजेपी रहती है। हम तो बीजेपी को देख रहे हैं कि कौन सा नंबर पे आता है, कौन आता है। कांग्रेस को देख कांग्रेस रहे तो हैं। तीसरे नंबर पे आप उठा ली ना दोनों बार का, आपके भी तीसरे पे रहेगी। तो उसमें कांग्रेस को तो हम देख ही नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कांग्रेस को तो देख ही नहीं रहे, हम तो बीजेपी को देख रहे हैं किस कौन आता है। तो और इंशाल्लाह हम लोग फाइट भी करेंगे, जीतेंगे भी। अहमद भाई 10 साल से एमएलए हैं। जब भी कोई होता है जो कंटिन्यू करता रहता है उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है, कुछ ना कुछ, चाहे वो जितना भी काम कर ले रहता ही रहता है। तो आप ये लोगों को कैसे समझाएंगे अगर पब्लिक ये पूछने लगे कि आपने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या प्लानिंग चल रही है, उन्हें कैसे समझाएंगे कि क्यों ये काम नहीं हो सका, क्या मुसीबत आ गई बीच में, क्या परेशानी आ गई? इस ताल्लुक से मैंने अहमद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैंने कहा वो बताते हैं, टेक्निकली बताते हैं किस काम में क्या मसला आया। मैं अगर आपसे पूछूं कि पब्लिक को आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है ये रोड हमारी बनी नहीं 8 महीने से, तो उनसे वोट मांगने जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उनको? देखिए शिबली भाई, जब लास्ट टाइम हुआ था तो उस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी, जैसे सीवर लाइन इनकम्प्लीट थी, पानी की लाइनें नहीं डली थी, रोड्स भी काफ़ी जगह ऐसी थी जो नहीं बनी थी। तो पहले भी लोगों को समझाया था, और अब के मेजोरिटी तो ऐसी है जिन्हें पता है कि विधायक जी किस तरह की परेशानियों में उलझे रहे। उसके बाद भी ये हालात हैं। आप देखिए, आप ये कवर भी करते हैं कि हर रोज़ हर रात 2 गलियां, 3 गलियां, 4 गलियां बन रही हैं, सीवर लाइन भी डल रही है, पानी की पूरी इंटरनल लाइंस बिछा दी हैं, सिर्फ आउटर लाइन कनेक्ट होनी है, वो जैसी लाइन पूरी हो जाएगी वो डलेगी। तो ये सारे के सारे काम पहले से कंटिन्यूअस चल रहे थे और इंशाल्लाह अभी भी चलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को बताना तो पड़ेगा ही आपको। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे इमदाद के काम थे, वक्फ बोर्ड से नहीं रहा तो अब नहीं हो पाए, या उस तरह के दूसरी तरह के कोई काम थे, तो वो जनरल पब्लिक जानती है, सब अवेयर है। आज की डेट में मीडिया का ज़माना है, तो पब्लिक को वैसे पता है, और ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं फाइट करना पड़ रहा है। अगर हम जाते हैं तो उनको पता होता है, ऑलरेडी समझाना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। जब वोट मांगने जाएंगे तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी। जो लोग ओखला में पुराने हैं वो खालिद साहब को जानते होंगे। कई साल पहले ओखला में सिर्फ 1-2 दुकान कंप्यूटर की बहुत मशहूर हुआ करती थी, उसमें से एक दुकान थी AK कंप्यूटर्स, सबसे ज़्यादा मशहूर था। उसके मालिक यही थे खालिद भाई। हम लोग जब अलीगढ़ से 97 में आए थे, उसके बाद जब यहाँ कंप्यूटर का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्हीं की मशहूर दुकान हुआ करती थी, वही है खालिद साहब। खालिद साहब मुझे बताइए, आप इतने पुराने आदमी हैं, 10 साल से अमानत भाई यहाँ पे हैं, अगर मैं ये पूछूं कि इस 10 साल में उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये अचीवमेंट है अमानत साहब का, और पब्लिक की भलाई के उन्होंने इतने बेहतरीन काम कर दिए जो पहले कभी नहीं हुए थे? मैं अगर गिनवाने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं इस तरह की चीज़ें गिनवाने लगूँ कि अमानत भाई ने यहाँ किया, यहाँ किया। सबसे पहले एक बार आपने देखा वो ज़िया और रहमान का इलेक्शन लड़ाया था, याद है आपके? बिल्कुल, आप आ गए होंगे शायद। बिल्कुल था। वो उन्होंने लड़ाया जब अमानत भाई लोगों का कार्ड बनवा रहे थे, उससे 15 साल पहले से मीडिया में हुए जी। अमानत भाई ने जब कार्ड बनवाए तो जो इनका बिजनेस था, बिजनेस को बिल्कुल लगभग एंड कर दिया था और लोगों के कार्ड्स बनवाए थे, वो भी एक सोशल वर्क था। अब कोई CNRC में लड़के की एक की आग गई थी, ये भी आपको याद होगा, गोली लगने से गई थी, उसका सारा फंड अमानत भाई ने कराया। इसके अलावा सोशल वर्क ऐसा भी नहीं है कि जात पात देखता है बंदा। आपको याद होगा कि एक रुपेश गुर्जर की गोली लगी थी जो ड्रग्स के एंटी ड्रग्स काम कर रहा था, उसमें भी विधायक जी ने वक्फ बोर्ड से सारी चीजों को, रूल्स रेगुलेशन को साइड रखते हुए भी 5 लाख रुपए दिए थे, सिर्फ इसलिए कि रुपेश गुर्जर की वाइफ जो बेवा हो गई थी। तो इस तरह के काम वो करते चले, छत्तीसगढ़ तक जाके वो दे के आते हैं। आपको मालूम है, वो खड़े रहते हैं कम्युनिटी के साथ। मेवात में कुछ हो रहा तो वहां पहुंच जाते हैं। इलाके में डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करें, कोई ऐसी गली, ऐसा एरिया बताइए जहां रोड्स का काम नहीं किया, जो गलियां दोबारा ना बनाई हो, जिसमें जैसे ओखला विहार में सीवर पूरी लाइन से डली, पूरी गलियां बनी, पूरी रोड्स बनी। 4 मंजिल का सीवर जब आए थे तो इनकम्प्लीट थी, पूरा सीवर डला, गलियां हो गई, पानी वहां से पहले से ही था ऑलरेडी, लेकिन लाइनें अभी चेंज कराई हैं। मेन रोड भी शुरू हो गई है बननी। हाजी कॉलोनी में पूरी गलियां बनी, उसमें सीवर डला, उसमें पानी डला। इसके अलावा जौहरी फार्म में तो पूरी रोड्स बनी। आप जसोला में चले जाइए, वहां पे पूरी कंटिन्यूस काम हुआ, अभी भी सीवर पूरा कंप्लीट हो गया वहां पे। तैमूर नगर खिजराबाद में, इवन IG कैंप में आप देख लीजिए। अब मदनपुर खादर चले जाइए, मदनपुर खादर ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग, वेस्ट में यानी कि वार्ड 186 में लगभग गलियों का पूरा टेंडर कराया।
पूरी गलियों का टेंडर हुआ, बस सारे में काम चल रहा है। इसी तरह ईस्ट में चल रहा है, मेन लाइन नाला कन्वर्ट किया, डाइवर्ट किया है जे में। मेन रोड जो ये पुष्टा रोड है, आपको मालूम है, पुष्टा जो जे वहाँ जाती है, जयपुर जाती है, ये काम कराया। ट्रांसफार्मर का काम कराएं, 500 से ऊपर ट्रांसफार्मर कम से कम एक्स्ट्रा लगवाएं। जो रोड के सेंटर में था, जैसे शाहीन बाग में आपको सेंटर में था, लोग कहते थे जगह नहीं मिलती, वो साइड में हो गया। तो इसके अलावा भी अगर आप काम देंगे, बहुत सारे काम है। बटला हाउस में एक स्कूल पूरी तरह से बनाया, आपको पता है, ये वाला इसका नया कोड खोला गया। ये भी बता दूं मैं आपको, बटला हाउस का स्कूल जो जोगाबाई के नाम से था, वो शिफ्ट किया गया एनएफसी में। यहाँ पे ये बनाया गया बटला हाउस का, ये नया स्कूल बनाया। नूरनगर स्कूल में सारे कमरे बनाए गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल आपको पता है सरिता विहार में बना है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप गिनाने लगे बहुत सारे हैं। और अगर आप लाइट के में जाएं, पानी में जाएं, हेल्थ में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, ये जनरल काम होते हैं। लाइट का आपने देखा कितना बुरा हालात थे, आज की डेट में लाइट की क्या सिचुएशन है। और आपको बता दूं, 20 लेटर्स कम से कम ट्रांसफार्मर के और गए हुए हैं, जहां जहां इस गर्मियों में दिक्कत आई है, वो नए उसके लिए एक्स्ट्रा लोड बढ़ाने के लिए गए, क्योंकि मीटर्स की दिक्कत आ रही है। वहां से लिख के दे देते हैं कि लोड नहीं है, तो उसके लिए जहां जहां से ऐसे लेटर आते हैं, तो वहां पे भी लेटर हमने लोगों ने दिए हैं BSES को कि यहाँ पे लगाए जाए। हेल्थ में जो मदद है, एस्कॉर्ट्स में कभी आपने सुना था, इससे पहले नहीं सुना होगा, EWS का। आज की डेट में आप वहाँ जाए तो 100 बेड बिजी रहते हैं। वो सिर्फ अमानतुल्लाह खान की देन है। लड़ाई भी की, झगड़े भी किए, वहाँ पे जाकर केसेस भी लगवाए, क्योंकि दिक्कतें आती थी। ये कहते थे, और ऐसा नहीं है कि ये ओखला वाली, आपके याद, आप जाके देखें, अभी भी वहाँ पर है। एक दिन हम लोग गए हुए थे किसी को एडमिट कराने के लिए, तो मथुरा का कोई पेशेंट आया, वो रो रहा था बंदा, वो मथुरा के कोई पंडित जी थे, तो उनको लेके अमानत भाई भिड़ गए पूरी तरह से। आज भी 6 महीने से वो है, उनके कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम थी, तो उसके वो हड्डियां वगैरह निकाल के पेट में रखी हुई हैं, वो 6 महीने से वो वहीं पर एडमिट है। फ्री ऑफ कॉस्ट EWS का काम चल रहा है। एस्कॉर्ट्स में चले जाएं आप, तो ये सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी की तरफ से, अमानतुल्लाह खान की तरफ से हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देखें तो इसको, और ये अप्रिशिएशन भी मिलेगा आपको, और इसको पब्लिक पसंद भी करती है। तो जो होता है, तो एक सिंगल आदमी के भी बिल्कुल गले लगाता है, भाई जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो भाई प्लीज़ वोट दो, किसी तरह दो। नेशनल लेवल पे हम लोग देखते हैं, वो दलित के भी खाने चले जाते हैं, सब करने वो लोग। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग आपके बहुत खास थे, करीबी थे, वो इफेक्टिव लोग भी हैं, ऐसे मान लीजिए, उनको टिकट भी नहीं मिला, अब वो टिकट कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं किसी पार्टी से, मान लीजिए, तो ऐसे लोगों को मनाने की, पार्टी में लाने की, समझाने की कोशिश करेंगे, या आप उनको उनकी हालत में रहने देंगे, भाई तुम्हें जो करना करो, इंशाल्लाह हम लोग जीत जाएंगे तुम्हारे बगैर भी। शिबली भाई, एक चीज़ तो ये है कि मुखालफत में और नाराज़गी में फ़र्क होता है। मुखालिफ नहीं है, नाराज़गी अगर है तो वो होगी। आप इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, अलाउ नहीं करता, सिस्टम अलाउ नहीं करता। तो अगर ऐसी कोई नाराज़गी है तो उसको दूर करेंगे। पार्टी के अंदर अगर आप कहें, पार्टी के अंदर कोई मुखालिफ नहीं है, पार्टी के अंदर कुछ नाराज़गी है या सेल्फ इंटरेस्ट में अगर कोई कुछ कहता है तो उसको बनाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पार्टी है, विरिंदा पार्टी, हमारी फैमिली का मैटर है, हम लोग मनाएंगे सबको। पिछली बार जब असेंबली इसका इलेक्शन था, कौंसलर वाला इलेक्शन था, तो वाजिद साहब, अमानत साहब बहुत करीब हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन वो नाराज़ थे। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों में सेटिंग हुई, दोनों मिल गए आपस में, इस बार भी नाराज़ ही हैं। तो इस बार उन दोनों में फिर मुलाकात हो जाएगी, चांसेस हैं ऐसा? नहीं, नाराज नहीं है, आपस में बात करते हैं, कहीं मिलते हैं तो। और पिछली बार जो नाराजगी खत्म हुई थी, वो आपस में बात करते हैं, तो क्या दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए, आपको दोनों ने, किसी ने नहीं कहा होगा कभी भी कि हम नाराज हैं। लेकिन टिकट की कोशिश तो बहुत ना अच्छी अमानत जी ने, ना वाजिद भाई ने कभी कहा होगा आपको मैं नाराज हूँ, ना अमानत जी ने कभी कहा होगा मैं नाराज हूँ। पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक बनाए। अदरवाइज जब वो वाजिद का इलेक्शन हुआ था, अमानत भाई ने वाजिद भाई को बुलाया था, अमानत भाई ने बुलाने के बाद ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और वो खड़े रहे। दोस्तों, ये थे खालिद साहब, चूंकि ये जो सीट है असेंबली जो ओखला वाली, उसके चूंकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, बहुत अहम नाम है, इनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। अब चूंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है, बहुत ज़्यादा काम करना होगा, घर घर में जाकर लोगों से मिलना, काम करना, काम देखना, इसलिए मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जो भी खास लोग हैं, या तो वो जिनको इलेक्शन लड़ना है, या वो जो इलेक्शन में नहीं भी आते हैं लेकिन सोसाइटी में उनकी अहमियत है, तो उनका भी इंटरव्यू होगा आने वाले दिनों में। तो आप लोग हमारा चैनल जामिया नगर अपडेट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओखला में बहुत कुछ होता रहता है, जब भी मैं कोई खबर डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगी, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो।